हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम लोग इस वीडियो में उत्तराखंड जीके के तहत उत्तराखंड राज्य के प्रत्येक चिन्ह को एमसीक्यूज के माध्यम से देखेंगे। जैसा आपको पता है, यूके ट्रिपल एस सी के ग्रुप सी के काफ़ी सारे एग्जाम होने हैं जिनका कैलेंडर जो है आयोग ने जारी कर दिया है। तो आपको पता है, ये आज का जो है अध्याय 1 है। इसी तरह से जो आपको डेली जो है अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 4 इस तरह से जो है एमसीक्यूज के माध्यम से देखने को मिलेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, किस वर्ष उत्तराखंड शासन द्वारा प्रत्येक चिन्हों का निर्धारण किया गया। तो किस वर्ष उत्तराखंड शासन द्वारा प्रत्येक चिन्हों का निर्धारण किया गया। तो ये किया गया था 2001 में। कब किया गया था? 2001 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से उत्तराखंड राज्य का राज्य खेल क्या है। तो निम्न में से उत्तराखंड राज्य का राज्य खेल क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा फुटबॉल। क्या हो जाएगा? फुटबॉल। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड शासन द्वारा किस वर्ष फुटबॉल राज्य खेल घोषित किया गया। तो ये घोषित किया गया था 2011 में। कब? 2011 में। अगला है, निम्न में से उत्तराखंड की राजभाषा है। तो देखिए, निम्न में से उत्तराखंड की जो राजभाषा है वो क्या है। तो देखिए, हिंदी भी है और संस्कृत भी है, यानी ऑप्शन सी, ए बी दोनों, यानी सी ऑप्शन जो है इसमें हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस वर्ष संस्कृत को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया। तो देखिए, संस्कृत को द्वितीय राजभाषा का जो दर्जा दिया गया था, ये दिया गया था जनवरी 2010 में। कब? जनवरी 2010 में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से उत्तराखंड का राज्य गीत है। तो ये है, उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत वंदन अभिनंदन, यानी ऑप्शन डी जो है हमारा राइट हो जाएगा। देखिए, राज्य गीत को जो अपनाया था वो 6 फरवरी 2016 को अपनाया था। ठीक है, 6 फरवरी 2016 को अपनाया था। ठीक है। और देखिए, जब राज्य गीत चयन किया गया था तो उसके लिए एक समिति बनी थी, राज्य गीत चयन समिति, 2015 में। ठीक है। तो जिसके जो अध्यक्ष थे वो लक्ष्मण सिंह बटोही थे। ठीक है, कौन थे? लक्ष्मण सिंह बटोही। और इस गीत को जो लिखा था वो लिखा था हेमंत बिष्ट ने। चलिए, अगला है, उत्तराखंड राज्य गीत किनके द्वारा लिखा गया था। ठीक है, तो देखिए, उत्तराखंड राज्य गीत जो है किनके द्वारा लिखा गया था, तो आप याद रखना, हेमंत बिष्ट जी के द्वारा। ठीक है, हेमंत बिष्ट जी के द्वारा। अगला है, राज्य गीत चयन समिति के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो ये थे लक्ष्मण सिंह बटोही। कौन थे? लक्ष्मण सिंह बटोही। अगला है, उत्तराखंड राज्य गीत को कब मान्यता दी गई थी। तो आप याद रखना, 6 फरवरी 2016 में। कब? 6 फरवरी 2016 में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य गीत में किसने अपनी आवाज दी है। ठीक है, तो देखिए, नरेंद्र सिंह नेगी और दूसरी है अनुराधा निराला। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है इसमें हमारा राइट हो जाएगा, यानी बी व सी दोनों। अगला है, निम्न में हेमंत बिष्ट ने किस कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं। तो निम्न में से हेमंत बिष्ट जी जो है किस कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं। तो ये एक शिक्षक हैं। ठीक है, हेमंत बिष्ट जो है एक शिक्षक हैं। अगला है, निम्न में से राज्य गीत की अवधि कितने मिनट है। ठीक है, तो निम्न में से राज्य गीत की अवधि कितने मिनट है। तो देखिए, इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसमें ऑप्शन में 5 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट। ठीक है, और राज्य गीत की जो अवधि है वो कितनी है? 9 मिनट। कितनी है? 9 मिनट। तो आप याद रखना, राज्य गीत की जो अवधि है वो है 9 मिनट। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से किन चिन्हों का प्रयोग शासकीय कार्यों में किया जाता है। तो निम्न में से किन चिन्हों का प्रयोग शासकीय कार्यों में किया जाता है। तो ये किया जाता है राज्य चिन्ह का। किसका? राज्य चिन्ह का। अगला है, राजकीय चिन्ह में कितनी पर्वत चोटियां दिखाई गई हैं। तो राज के चिन्ह में जो है देखिए कितनी पर्वत चोटियां जो है दिखाई गई हैं।
तो ये दिखाई गई हैं 3 पर्वत चोटियां। कितनी? 3 पर्वत चोटियां। ठीक है, इस तरह से है ना, इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से 3 पर्वत चोटियां जो है दिखाई गई है। अगला है, किस चोटी में अशोक की लाट अंकित है? ठीक है, तो किस चोटी में अशोक की लाट अंकित है? तो जो दो चोटी छोटी, बीच वाली छोटी जो चोटी जो थोड़ी बड़ी है, तो बीच वाली चोटी में। ठीक है, बीच वाली चोटी में, यानी ऑप्शन बी। अगला है, राज के चिन्ह में पर्वत चोटियों के नीचे गंगा की कितनी लहरों को दर्शाया गया है? ठीक है, तो देखिए गंगा की वैसे 4 लहरों को दर्शाया गया है, इस तरह से 4 लहरों को दर्शाया गया है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसमें 5 है, 6 है, 8 है। ठीक है, ऑप्शन में 4 है नहीं, तो कौन सा हो जाएगा? कोई नहीं, यानी ऑप्शन डी। वैसे आप याद रखेंगे गंगा की जो है 4 लहरों को जो है इसमें दर्शाया गया है। अगला है, राजकीय चिन्ह किस रूप में है? ठीक है, तो राजकीय चिन्ह किस रूप में है? तो ये है सम चतुर्भुज। कैसा है? सम चतुर्भुज, या कह सकते हैं ऑप्शन में मिलेगा आपको हीरे के समान। ठीक है, कैसा मिलेगा? हीरे के समान, हीरे के समान या सम चतुर्भुज। अगला है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो आप याद रखना, मुंडक उपनिषद से। ठीक है, ऑप्शन बी जो है हमारा राइट हो जाएगा। हिमालय का मस्क डियर किसे कहा जाता है? तो देखिए हिमालय का जो मस्क डियर कहा जाता है, ये कहा जाता है कस्तूरी मृग को। किसको कहा जाता है? कस्तूरी मृग को। ठीक है, इसको कहा जाता है कस्तूरी मृग को। राजकीय पशु कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम क्या है? मास्कस काइसोगास्टर। क्या है? मास्कस काइस्टोगास्टर। देखिए जो कस्तूरी मृग है, ये 3600 से 4400 मीटर की ऊंचाई पर जो है ये पाया जाता है। ठीक है, और राज्य में कस्तूरी मृग की 4 प्रजाति पाई जाती हैं, इसको आप जरूर याद रखेंगे। ये अंगोलोटा कुल का है और मोसिडे परिवार का सदस्य है। अगला हो जाएगा, उत्तराखंड में कस्तूरी मृग की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? तो देखिए उत्तराखंड में कस्तूरी मृग की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? तो आप याद रखना 4, यानी ऑप्शन बी जो है इसमें हमारा राइट हो जाएगा। निम्न में से कस्तूरी मृग किस परिवार का सदस्य है? तो ये है मोसिडे। ठीक है, मोसिडे परिवार का सदस्य है। अगला है, राज्य के जंगलों में कस्तूरी मृग कितने मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं 3600 से 4400 मीटर की ऊंचाई पर। अगला है, किस स्थान में कस्तूरी मृग बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं? तो किस स्थान में कस्तूरी मृग बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं? केदारनाथ, फूलों की घाटी, पिथौरागढ़, यानी ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड के अलावा किन राज्यों में कस्तूरी मृग पाया जाता? हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, कश्मीर, या फिर उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा उपरोक्त सभी। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कस्तूरी मृग का मुख्य भोजन केदार पाती है, बिल्कुल सही है। कस्तूरी मृग की सूंघने की शक्ति न्यूनतम होती है। ठीक है, देखिए न्यूनतम नहीं होती, अधिकतम होती है। मतलब इसकी जो जो सूंघने की शक्ति होती है वो कैसी होती है? तीक्ष्ण होती है। कैसी होती है? तीक्ष्ण होती है। कस्तूरी मृग के पैर में 4 खुर होते हैं, बिल्कुल सही है। मृग की औसत आयु लगभग 20 वर्ष होती है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन बी जो है वो सही नहीं था। अगला है, मादा कस्तूरी मृग की गर्भधारण अवधि होती है। तो ये मादा कस्तूरी मृग की गर्भधारण अवधि होती है 4 माह, 5 माह, 6 माह, या फिर 8 माह। तो आप याद रखना, मादा कस्तूरी मृग की जो गर्भधारण अवधि होती है वो होती है 6 माह। कितनी होती है? 6 माह। अगला है, कस्तूरी मृग अपनी आत्मरक्षा के लिए किसका प्रयोग करता है? नुकीले दांत, सींग, नुकीले खुर, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आप याद रखना नुकीले दांतों का। ठीक है, कस्तूरी मृग अपने आत्मरक्षा के लिए जो है नुकीले दांतों का यूज करता है। अगला है, नीचे दिए गए कथनों में से असंगत कथन को चुनिए। कस्तूरी मृग अपना निवास स्थान छोड़ता है। देखिए यही इसमें गलत है, क्योंकि कस्तूरी मृग जो है अपना निवास स्थान नहीं छोड़ता है। कस्तूरी मृग को जुगाली करने वाला मृग कहा जाता है, बिल्कुल सही है।
मृग का रंग भूरा एवं उसमें काले पीले रंग के धब्बे पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसमें जो है हमारा कौन सा वाला असंगत कथन है, ऑप्शन ए वाला। ठीक है, कि कस्तूरी मृग अपना निवास स्थान छोड़ता है। अगला है, किस मृग से किस मृग से कस्तूरी रसायन प्राप्त किया जाता है? तो आप याद रखना, कस्तूरी नर मृग से। किससे? कस्तूरी नर मृग से। अगला है, एक बार में मृग से कितनी कस्तूरी प्राप्त की जाती है? तो आप याद रखना, 30 से 45 ग्राम। कितनी? 30 से 45 ग्राम। अगला है, किन रोगों की औषधि के रूप में कस्तूरी का प्रयोग किया जाता है? दमा व निमोनिया, मिर्गी व ब्रांकायुरिस, सी हृदय संबंधी रोग। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, यानी उपरोक्त सभी में जो इसका प्रयोग किया जाता है। निम्न में से कस्तूरी कितने प्रकार की होती है? 2, 3, 6 या फिर 8? तो निम्न में से जो है कस्तूरी कितने प्रकार की होती है? तो ये होती है 3 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। अगला है, सुमेलित कीजिए। मतलब एक तरफ जो है देखिए कस्तूरी दे रखी है और एक तरफ जो है उसका नाम दे रखा है। ठीक है, तो देखिए नेपाल की जो कस्तूरी होती है उसको क्या कहते हैं? तो देखिए, जो नेपाल की कस्तूरी होती है उसको बोलते हैं कपिल। क्या बोलते हैं? कपिल। सिक्किम की कस्तूरी को बोलते हैं कृष्ण, और जो कश्मीर की कस्तूरी होती है उसको बोलते हैं पिंगल। तो इसमें जो है हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला है, रासायनिक रूप से कस्तूरी है, तो रासायनिक रूप में जो कस्तूरी का नाम ये पूछना चाह रहा है कि रासायनिक रूप से कस्तूरी का नाम क्या होता है? ठीक है, तो आप याद रखना, देखिए मिथाइल ट्राइक्लोरो पेंटाडेकेनॉल। मिथाइल ट्राइक्लोरो पेंटाडेकेनॉल जो है इसका क्या है? रासायनिक नाम है। अगला है, कस्तूरी मृग संरक्षण हेतु कस्तूरी मृग विहार की स्थापना कब की गई? तो कस्तूरी मृग संरक्षण हेतु कस्तूरी मृग विहार की स्थापना कब की गई? 1972, 1975, 1978 या फिर 1998 में? तो जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 1972 में। कब? 1972 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सर्वाधिक कस्तूरी मृग वाला अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ या फिर चंपावत में? तो देखिए अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य जो स्थित है गाइस, ये स्थित है पिथौरागढ़ में। कहाँ पर स्थित है ये? पिथौरागढ़ में जो है ये स्थित है। अगला है, कांचूला खर्क चमोली में कस्तूरी मृग प्रजनन व संरक्षण केंद्र की स्थापना कब की गई? 1982, 1983, 1984 या फिर डी 1988? तो आप याद रखना 1982 में। कब? 1982 में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष मेहरूणी कस्तूरी मृग अनुसंधान की स्थापना की गई? 1971, 1975, 1975 या फिर डी 1977? तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1977। ठीक है, अगला है, किस राज्य में ब्रह्म कमल को दूधा फूल कहा जाता है? आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर डी केरल? तो आप याद रखना, किस राज्य में ब्रह्म कमल को दूधा फूल कहा जाता है? तो ये कहा जाता है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। अगला है, किस पुष्प को हिमालय पुष्पों का सम्राट कहा जाता है? कमल, बुरांस, सूरजमुखी या फिर डी ब्रह्म कमल? तो ये कहा जाता है ब्रह्म कमल को। अगला है, उत्तराखंड राज्य पुष्प ब्रह्म कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो देखिए जो ब्रह्म कमल है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आप याद रखना, सोसूरिया अबवेलेटा। क्या है? सोसूरिया अबवेलेटा। अगला है, नेपाल में ब्रह्म कमल को क्या कहा जाता है? टोपागोला, सौगंधिक पुष्प, उदा फूल या फिर स्वर्ण फूल? तो आप याद रखना, नेपाल में जो ब्रह्म कमल को कहा जाता है ये कहा जाता है टोपागोला। क्या कहा जाता है? टोपागोला। और देखिए जो महाभारत के वन पर्व उसमें जो है क्या कहा गया है ब्रह्म कमल को? सौगंधिक पुष्प। अगला है, राज्य के हिमालय क्षेत्रों में ब्रह्म कमल कितने मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है? 4500 से 6000 मीटर, 4600 से 5000 मीटर, 4800 से 6000 मीटर, 4500 से 8000 मीटर? तो ये पाया जाता है 4800 से 6000 मीटर। अगला है, पूरे विश्व में ब्रह्म कमल की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? 205, 210, 212 या फिर 214? तो पूरे विश्व में
ब्रह्मकमल की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? तो आप याद रखना 210। कितनी? 210। अगला है, राज्य में ब्रह्मकमल की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? 24, 26, 28, 30। तो राज्य में ब्रह्मकमल की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? तो आप याद रखना 24 प्रजातियां। कितनी? 24। अगला है, महाभारत के किस पर्व में ब्रह्मकमल को सुगंधित पुष्प कहा गया है? तो ये कहा गया है महाभारत के वन पर्व में, यानी ऑप्शन डी। अगला है, उत्तराखंड का राज्य पशु है कस्तूरी मृग, मोनाल, घुघुती, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तराखंड का जो राज्य पशु है वो क्या है? तो आप याद रखना ये है कस्तूरी मृग। क्या है? कस्तूरी मृग। अगला है, उत्तराखंड का राज्य पुष्प निम्न में से है? बुरांस, फ्यूली, परम कमल या डी इनमें से कोई नहीं। तो ये है ब्रह्म कमल। कौन सा है? ब्रह्म कमल। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड प्रतीक चिन्ह नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो देखिए, उत्तराखंड प्रतीक चिन्ह नामक पुस्तक के लेखक है जयसिंह रावत, जगमोहन रोतेला, नीरू गुसाई या फिर डी कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा जगमोहन रोतेला। कौन है? जगमोहन रोतेला। अगला क्वेश्चन है, कस्तूरी मृग का मुख्य भोजन होता है? देखिए, कस्तूरी मृग का जो मुख्य भोजन होता है वो क्या होता है? आलू, केदारपाती, बुरांस या फिर मोरू। तो आप याद रखना केदारपाती। कस्तूरी मृग का जो मुख्य भोजन होता है ये होता है केदारपाती। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? फुटबॉल 2011, संस्कृत 2010, ढोल 2016 या कॉमन पिकॉक 2016। तो देखिए, इसको एक एक करके देखो। फुटबॉल को 2011 में अपनाया गया था, बिल्कुल सही है। जनवरी 2010 को संस्कृत जो राज्य की द्वितीय राजभाषा बनी थी, बिल्कुल सही है। ढोल को 2016, देखिए 2016 में नहीं 2015 में, ठीक है। कब अपनाया था? 2015 में। और कॉमन पिकॉक को जो है 2016 में अपनाया गया था, जो बिल्कुल सही है। तो इसमें ढोल हो जाएगा, 2016 नहीं 2015 है। अगला है, राज्य ढोल यंत्र राज्य वाद्य यंत्र ढोल बनाने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? पहले भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। बटोही समिति, रावत समिति, नेगी समिति या फिर डी भंडारी समिति। तो देखिए, राज्य वाद्य यंत्र ढोल बनाने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? भंडारी समिति का। किसका? भंडारी समिति का। अगला है, निम्न में से ब्रह्म कमल का स्थानीय नाम क्या है? ब्रह्म फूल, कौलपदम, दूधा फूल या डी इनमें से कोई नहीं। तो ब्रह्म कमल का जो स्थानीय नाम है वो है कौलपदम। क्या है? कौलपदम। अगला है, ब्रह्म कमल की प्रजाति है? ए कस्तूरा कमल, बी फैन कमल या सी एवी दोनों या डी दूधा कमल। तो देखिए, कस्तूरा कमल भी ब्रह्म कमल की प्रजाति और फैन कमल भी, यानी ऑप्शन सी जो है इसमें हमारा राइट हो जाएगा। अगला है, निम्न में से किन स्थानों में ब्रह्म कमल पाए जाते हैं? केदारनाथ, फूलों की घाटी, पिंडारी हिमनद या डी उपरोक्त सभी। तो देखिए, ब्रह्म कमल जो है केदारनाथ, फूलों की घाटी, पिंडारी हिमनद यानी उपरोक्त सभी जगह पर जो है पाया जाता है। अगला है, फैन कमल का वैज्ञानिक नाम है? सोसूरिया अबवेलिटा, टॉपगोला, सोसूरिया ग्रामिनोफोलिया या फिर डी दूधा फूल। तो देखिए, फैन कमल का जो वैज्ञानिक नाम है वो है सोसूरिया ग्रामिनिफोलिया, यानी सी ऑप्शन जो है इसमें हमारा राइट हो जाएगा। अगला है, वर्ष में कितनी बार ब्रह्म कमल पुष्प खिलता है? एक बार, दो बार, तीन बार या फिर चार बार। तो आप याद रखना, वर्ष में एक बार केवल ब्रह्म कमल पुष्प खिलता है। अगला है, ब्रह्म कमल पौधे की ऊंचाई कितनी सेंटीमीटर होती है? 50 से 60 सेमी, 70 से 80 सेमी, 80 से 90 सेमी, 90 से 100 सेमी। तो आप याद रखना 70 से 80 सेंटीमीटर। अगला है, ब्रह्म कमल के फूल खिलने का समय है? जुलाई से सितंबर, सितंबर से अगस्त, नवंबर से दिसंबर या फिर दिसंबर से जनवरी। तो आप याद रखना जुलाई से सितंबर। क्या है? जुलाई से सितंबर। अगला क्वेश्चन जाएगा, बुरांस का वानस्पतिक नाम क्या है? सोसूरिया अबवेलिटा, मास्कस काइसोगोस्टा, रोडोडेंड्रन अर्बोरियम, डी लोफोफोरस इम्पीजेनस। तो देखिए, बुरांस का जो वानस्पतिक नाम है वो क्या है? रोडोडेंड्रोन अर्बोरियम। क्या है? रोडोडेंड्रोन अर्बोरियम। अगला है, बुरांस वृक्ष कितने मीटर तक की ऊंचाई पर पाए जाते हैं? 1500 से 4000 मीटर, 2000 से 4000 मीटर, 4000 से 5000 मीटर, 5000 से 6000 मीटर। तो देखिए,
जो बुरांस वृक्ष है कितने मीटर तक की ऊंचाई पाया जाता है? 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर। अगला है, निम्न में से बुरांस किस कुल का वृक्ष है? एस्टेरेसी, एरिकेसी, सोसूरिया या डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बुरांस बुरांस जो है किस कुल का वृक्ष है? तो एरिकेसी, ठीक है, एरिकेसी कुल का वृक्ष है। अगला है, हिमाचल प्रदेश में बुरांस को क्या कहा जाता है? विली, बुरांसो, तिनसो या डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हिमाचल प्रदेश में जो बुरांस को कहा जाता है वो क्या कहा जाता है? बुरांसो। क्या कहा जाता है? बुरांसो। अगला है, भारत में बुरांस की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? 87, 88, 90 या फिर 95? तो ये पाई जाती हैं 87। कितनी प्रजाति पाई जाती हैं? 87 प्रजाति पाई जाती हैं। अगला है, निम्न में से उत्तराखंड का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो निम्न में से उत्तराखंड का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो आप याद रखना, बुरांस। कौन सा है? बुरांस। कितने फुट की ऊंचाई पर सफेद रंग के बुरांस पाए जाते हैं? 1000, 11000, 13000 या फिर 15000? तो आप याद रखना, 11000 ऊंचाई पर, ठीक है, सफेद रंग के बुरांस पाए जाते हैं। अगला है, निम्न में से बुरांस वृक्ष की औसत ऊंचाई होती है? 20 से 25 फीट, 7 से 8 फीट, 9 से 10 फीट, 11 से 12 फीट। तो देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा 20 से 25 फीट, ठीक है, और ये पहले भी एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से बुरांस के फूल खिलने की अवधि है? तो निम्न में से बुरांस के फूल खिलने की अवधि है मार्च से अप्रैल, अप्रैल से मई, फरवरी से अप्रैल या डी इनमें से कोई नहीं। तो आप याद रखना, फरवरी से अप्रैल, ठीक है, फरवरी से अप्रैल। अगला है, दिए गए कथनों में से सही कथन का चयन कीजिए। बुरांस का जूस हृदय रोग के लिए लाभकारी होता है। तो सही की बात कर रहा है, ठीक है, तो ये सही है। इसमें बुरांस वृक्ष को वन अधिनियम 1974 के तहत संरक्षित किया गया, बिल्कुल सही है। कन्नड़ में बुरांस को विली कहा जाता है, बिल्कुल सही है, यानी डी, उपरोक्त सभी, ठीक है, उपरोक्त इसमें जो है सभी कथन सही हैं। अगला है, हिमालय का मयूर किस पक्षी को कहा जाता है? हिलांस, मोनाल, मोर या फिर तोता? तो ये कहा जाता है मोनाल को। मोनाल पक्षी का वैज्ञानिक नाम है लोफोफोरस इंपिजेनस, मास्कस काइसोबास्टर, पेपिलियो वाइनर या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मोनाल पक्षी का जो वैज्ञानिक नाम है यह है लोफोफोरस इंपिजेनस। अगला है, निम्न में से मोनाल किस प्रजाति का पक्षी है? अंगुलोटाकुल, मोसिडे, एस्टेरेसी या फिर फैजेंडे? तो मोनाल जो किस प्रजाति का पक्षी है? तो आप याद रखना, फैजेंडे, ठीक है, फैजेंडे प्रजाति का पक्षी है। अगला है, उत्तराखंड का राज्य पक्षी कौन सा है? इलांस, मोनाल, तोता या फिर कोयल? तो आप याद रखना, मोनाल। कौन सा है? मोनाल। निम्न में मोनाल की प्रजातियां हैं। तो देखिए निम्न में मोनाल की जो प्रजातियां हैं, इपिलस एवं स्केलेट्री ये भी है, ल्यूरी है, लीफोफोरेंस भी है, ठीक है, यानी डी हो जाएगा हमारा, उपरोक्त सभी, ठीक है, उपरोक्त सभी। अगला है, हिमालय क्षेत्रों में मोनाल पक्षी कितने मीटर तक की ऊंचाई वाले वनों में पाए जाते हैं? 2500 से 5000, 2500 से 6000, 2800 से 6000 या डी में से कोई नहीं। तो ये पाया जाता है, देखिए 2500 से 5000 मीटर ऊंचाई वाले वनों में। अगला है, हिमाचल प्रदेश में मोनाल पक्षी को क्या कहा जाता है? चामदोंग, बुक, नीले गुरु या फिर डंगन? तो आप याद रखना, नीले गुरु। हिमाचल प्रदेश में मोनाल पक्षी को क्या कहा जाता है? नीले गुरु। मोनाल को स्थानीय भाषा में कहा जाता है मुनियाल, मुनाल या सीएबी दोनों या फिर सुनाल? तो मोनाल को देखिए स्थानीय भाषा में कहा जाता है, मुनियाल भी कहा जाता है और मुनाल भी कहा जाता है, यानी ऑप्शन सी हमारा, ए वे बी दोनों। मोनाल पक्षी में प्रजनन क्रिया वर्ष में कितनी बार होती है? 2, 3, 4 या फिर 5? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 2, ठीक है, तो मोनाल पक्षी में प्रजनन क्रिया वर्ष में 2 बार होती है। अगला है, मोनाल पक्षी का प्रिय भोजन क्या है? केदारपाती, काफल, आलू या फिर मूली? तो देखिए मोनाल पक्षी का जो प्रिय भोजन है वो क्या है? आलू। क्या है? आलू। अगला क्वेश्चन जाएगा, राज्य में वन्य जीव संरक्षण बोर्ड ने सर्वप्रथम मोनाल पक्षी की गणना कब कराई थी? 2009 में, 2008 में, 2010 में या फिर 2011 में? क्योंकि राज्य में वन्य जीव संरक्षण बोर्ड ने सर्वप्रथम मोनाल पक्षी की गणना जो कराई थी गाइस, वो कब कराई थी?
तो 2008 में कराई थी। कब? 2008 में। अगला है निम्न पक्षियों में से उत्तराखंड का राज्य पक्षी कौन सा है? कई बार जो है क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है, तो मोनाल। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? मोनाल पक्षी घोंसला बनाता है, यही जो है देखिए इसमें पहला ही जो है गलत हो गया, क्योंकि मोनाल पक्षी घोंसला नहीं बनाता है, ठीक है। नर मोनाल के सर पर मोर की भांति कलगी होती है, बिल्कुल सही है। मोनाल सर्वाधिक मात्रा में केदार घाटी में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। अगला है, कॉमन पिकॉक को राज्य तितली कब घोषित किया गया? 7 नवंबर 2016, 9 नवंबर 2017, 7 नवंबर 2018 या डी 2019? तो कॉमन पिकॉक को राज्य तितली जो घोषित किया गया था, ये किया गया था 7 नवंबर 2016 में। अगला क्वेश्चन जाएगा, हिमालय क्षेत्रों में कॉमन पिकॉक कितनी फीट की ऊंचाई पर पाई जाती है? 5000 फीट, 6000 फीट, 7000 फीट या फिर 9000 फीट? तो आप याद रखना 7000 फीट की ऊंचाई पर। अगला है, किस वर्ष लिम्का बुक में कॉमन पिकॉक को भारत की सबसे सुंदर तितली का खिताब जो है प्राप्त हुआ था? 1994 में, 1996 में, 1997 में या डी फिर डी 1999 में? तो देखिए किस वर्ष लिम्का बुक में कॉमन पिकॉक को भारत की सबसे सुंदर तितली का खिताब प्राप्त हुआ था? तो ये हुआ था 1996 में। कब? 1996 में। अगला है, कॉमन पिकॉक का वैज्ञानिक नाम क्या है? पेपिलियो वाइनर, लोफोफोरस इम्पिजेनस, सोसूरिया अबेलिटा या डी मास्कस टाइसोगोस्टर? तो कॉमन पिकॉक का देखिए जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? पेपेलियो वाइनर, यानी ऑप्शन ए जो हमारा इसमें राइट हो जाएगा। अगला है, कॉमन पिकॉक का जीवन काल कितने दिन का होता है? 20 से 25 दिन, 25 से 30 दिन, 30 से 35 दिन या डी 40 से 45 दिन? तो देखिए कॉमन पिकॉक का जो जीवन काल होता है गाइस वो कितना होता है? 30 से 35 दिन। कितना होता है? 30 से 35 दिन। अगला है, निम्न में किस पेड़ पर कॉमन पिकॉक अंडे देती है? सूरजमुखी, टिमरू के पेड़ पर, काफल के या डी इनमें से कोई नहीं? तो देखिए किस पेड़ पर कॉमन पिकॉक अपने अंडे देती है? तो आप याद रखना टिमरू के पेड़ पर, ठीक है, टिमरू के पेड़ पर। आज का अंतिम क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? राज्य वृक्ष बुरांस, बिल्कुल सही है। राज्य पक्षी मोनाल, बिल्कुल सही है। राज्य पुष्प ब्रह्मकमल, बिल्कुल सही है। अगला है इसमें डी वाला है, राज्य वाद्य यंत्र हुक्का। देखिए राज्य वाद्य यंत्र हुक्का नहीं है, वो क्या है? ढोल है। क्या है? ढोल। तो इसमें जो है हमारा यही वाला जो है सुमेलित तो नहीं है। अब देखिए कुछ स्टूडेंट के दिमाग में आ रहा होगा कि बड़े सिंपल से क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए कभी भी जो है आपका सिर्फ जो मान के चलो एक नया क्वेश्चन है और एक आपको नॉर्मल क्वेश्चन दे रखा है। मान के चलो आपका नॉर्मल जो क्वेश्चन है, मान के चलो आपसे पूछ लिया कॉमन पिकॉक का वैज्ञानिक नाम क्या है, ठीक है, आपको ये पता है, आपने पहले पढ़ रखा है, तो ये क्वेश्चन जो है आपका गलत नहीं होना चाहिए। एक बार नया क्वेश्चन कोई है, ठीक है, वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इतना फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, लेकिन आपका अगर पढ़ा हुआ गलत हो गया तो वो जो है आपको मैथ्स में काफी पीछे कर देता है। तो इसलिए किसी भी क्वेश्चन को आप कम ना समझे कि हाँ भाई ये हल्का है या भारी है, इस तरह से, ठीक है। आप जो है कंटेंट देखो, आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ो, ठीक है, क्योंकि आपको पता है जो राज्य के प्रतीक चिन्ह है वहां से आपको एक ना एक क्वेश्चन किसी भी तरह से देखने को मिलता है, किसी भी तरीके से, चाहे मिलाने वाला दे दे वो आपको, ठीक है, तो किसी ना किसी तरह से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो किसी भी क्वेश्चन को ये ना सोचे कि हल्का है या भारी है, आपको सिर्फ अपना जो है पढ़ने से मतलब है। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो में दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।